अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हमारी बहुत दूर की रिश्तेदारी है चाचा, और मिलना जुलना भी बहुत कम होता है, मैंने बात बनाते हुए कहा। फिर अपने मतलब की तरफ आते हुए पूछा, चाचा तुम बता रहे थे कि सिद्दीका नबीला की शादी शकील उर्फ शैला से करना चाहता था, फिर सब कुछ बदल गया। हाँ पुत्र, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। रिश्ते की बात तकरीबन तय होने ही वाली थी कि जिला ने जिद पकड़ ली। कैसी जिद? मैंने पूछा। वो नबीला से शादी करना चाहता था, खैरू चाचा ने बताया। सिद्दीके को जब इस बात का पता चला तो उसने ज़्यादा मज़ाहमत नहीं की। वो अपने छोटे भाई के दोनों बेटों से बहुत मोहब्बत करता है और इन्हें अपनी सगी औलाद की तरह समझता है। उसने रफ़ीक से कहा, फीका, मेरे लिए तुम्हारे दोनों बेटे बराबर हैं। नबीला की शादी शैला से हो या जीला से, वो तुम्हारे घर ही जाएगी। शीला के बारे में मेरा ख्याल इसलिए था कि वो बड़ा है, उसूली तौर पर पहले बड़े बेटे की शादी होनी चाहिए। हाँ सिद्दीक, कहते तो तुम ठीक ही हो, रफ़ीक ने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन जीला जिद कर रहा है कि वो नबीला से शादी करेगा। ठीक है रफ़ीक, हम जीले की जिद पूरी कर देते हैं, सिद्दीक ने हतमी लहजे में कहा। हमें अपनी औलाद की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। पुत्र जवाद अपनी बात की वजाहत करने के बाद खैरू चाचा मुझसे मुखातिब हुआ। मैं समझता हूँ कि सिद्दीका का चूँकि कोई बेटा नहीं था, इसलिए इसे जीला की ख्वाहिश की कुछ ज़्यादा ही परवाह थी। खैर, दोनों तरफ से किसी को कोई एतराज़ नहीं था, लिहाजा नबीला का रिश्ता जेला से तय हो गया और सिद्दीक ने सुख की सांस ली कि बेटी ठिकाने लगी, वरना वो खासा परेशान रहने लगा था। आखिरी जुमला खैरू चाचा ने बड़े मायनाखेज अंदाज में अदा किया था, लिहाजा मैंने सवाल करने में ज़रा देर न की। सिद्दीका किस बात के लिए परेशान था चाचा? पुत्र तुम काफ़ी समझदार और सियाने हो, वो समझाने वाले अंदाज में बोला। जिस घर में जवान लड़की होती है वहाँ सबकी नज़रें लगी रहती हैं। कोई भी रिश्ता भेज दे, आप इसके सर में डंडा तो नहीं मार सकते ना? ठीक कहते हो चाचा, मैंने कुरैत का अमल जारी रखते हुए कहा। क्या नबीला के और भी रिश्ते आए हुए थे? हाँ, यहाँ हवेली मुराद में भी बाज़ लोग नबीला के रिश्ते में दिलचस्पी ले रहे थे, उसने गहरी संजीदगी से बताया। लेकिन सिद्दीका चूँकि नबीला को अपने भाई के घर में देना चाहता था, इसलिए वो सबको मना ही करता रहा। वो इस इनकार वाले मामला से खासा परेशान रहने लगा था, क्योंकि बाज़ लोग इनकार सुनकर नाराज़ भी हो जाते थे। कमाले से तो उसकी अच्छी खासी मुँहमारी भी हो गई थी। कौन कमाला? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। कमालदीन लोहार पुत्र, वो वजाहत करते हुए बोला। इधर हवेली मुराद में एक ही लोहार है, कमाला। कमाला अपने बेटे जुम्मा की शादी नबीला से करना चाहता था, क्योंकि जुम्मा नबीला पर आशिक हो गया था, मगर सिद्दीका ने चिट्टा इनकार कर दिया, और अच्छा ही किया। मेरे अंदर सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। मुझे यूँ महसूस हुआ कि कोई अहम बात सामने आने वाली है। मैं खैरू के नज़दीक खिसक आया और पूछा, चाचा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कमाला के बेटे जुम्मा में कोई ऐब हो। अल्लाह तुम्हारा भला करे, वो आंखें सुखेड़ कर मुझे देखते हुए बोला। जुम्मा में कोई एक नुक्स हो तो बताऊँ ना? इसकी एक आंख का चिराग गुल है, इसीलिए सब उसे काना जुम्मा कहते हैं। आज तक किसी ने इसे सीधे नाम जमालुद्दीन से नहीं पुकारा। फिर वो कुछ करता कराता भी नहीं। अपने बूढ़े बाप की मदद करने की बजाय वो सारा सारा दिन आवारागर्दी में गुजार देता है। ऐसे लफंगे आवारा से सिद्दीका कैसे अपनी फूल ऐसी बेटी की शादी कर देता? ठीक कहते हो चाचा, माँ बाप को अपनी औलाद के मुस्तकबिल के बारे में बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए, मैंने तायदी अंदाज में कहा। फिर पूछा, सिद्दीका ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, ये इसका हक था, फिर मुँहबारी कैसी? कमाला तो इनकार सुनकर खामोश हो गया था, खैरू ने बताया, मगर काना जुम्मा इस पर बहुत दिल मिलाया था। उसने इधर उधर ऐसी बातें भी की जिनसे धमकी झलकती थी। मसलन उसने किसी से कहा कि मैं लोहार की औलाद हूँ, मेरा हाथ किसी हथौड़े से कम नहीं, एक हाथ भी पड़ गया तो होश ठिकाने आ जाएंगे। ओ वाकई, मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, जुम्मा के इस जुमले में तो खतरनाक धमकी पोशीदा है। मेरा ख्याल है कि सब उसकी झुंझुलाहट का नतीजा था, खैरुद्दीन ने कहा। जुम्मा की ऐसी बातें सुनकर ही सिद्दीका ने कमाला लोहार से बात की थी। थोड़ी गर्मा गर्मी हुई और मामला रफे दफे हो गया था। खैरू मामले के रफा दफा होने की बात कर रहा था,
लेकिन मेरे जहन में खतरे की घंटी बज उठी थी। मैंने जीला की लाश का बगौर जायजा लिया था। इसके सर के अकबी हिस्से में किसी भारी आहनीशे से जर्ब लगाकर खोपड़ी को चटकाया गया था और फिर मुश्ताक बाजवा के खेतों में से एक खून आलूद हथौड़ा भी बरामद हुआ था, जिस पर जमे हुए खून में इंसानी बाल भी चिपके हुए थे। अगलब इम्कान यही था कि जीले को इसी हथौड़े की मदद से मौत के घाट उतारा गया था और अब खैरू चाचा मुझे काना जुम्मा के नादिर व नायाब ख्याला से आगाह कर रहा था। मैं लोहार की औलाद हूँ, मेरा हाथ किसी हथौड़े से कम नहीं, एक हाथ भी पड़ गया तो होश ठिकाने आ जाएंगे। मैंने काना जुम्मा के नाम पर दायरा लगाया, लेकिन खैरू चाचा पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि मेरी अंदरूनी कैफियत क्या है। मैंने सरसरी लहजे में कहा, चाचा, तुमने सुन रखा होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। बस जुम्मा की वो बात भी ऐसी ही होगी। हाँ पुत्र, मेरा भी यही ख्याल है, वो तायदी अंदाज में बोला। मट्टी पाओ इस कमीने की बातों पर। इसी लम्हे मुझे इस कांस्टेबल की झलक नजर आई जिसे मैंने गुज़िश्ता रोज हवेली मुराद रवाना किया था। वो मुझसे काफी फासले पर खड़ा था, लेकिन जाहिर ऐसा ही कर रहा था कि इसे खैरदीन से कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे ये समझने में देर न लगी कि वो कांस्टेबल मुझे देखकर ही इधर आया था। इसके चेहरे के तासुरात से मैंने महसूस कर लिया कि इसके पास कोई अहम खबर है। मैंने खैरदीन को निपटाने की गर्ज से कहा, ठीक है चाचा, मैं अब चलता हूँ। सिद्दीका वापस आए तो इसे मेरा सलाम जरूर देना। मैं अगले हफ्ते दोबारा चक्कर लगाऊंगा। ठीक है पुत्र, मैं सिद्दीका को तुम्हारे बारे में बता दूंगा, उसने कहा। मैं इसे सलाम करके गली में एक जानिब चल पड़ा। मैंने कांस्टेबल को किसी किस्म का कोई इशारा नहीं किया था। मैं खैरदीन पर इस हवाले से कोई तासुर नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि कांस्टेबल भी मेरे पीछे आएगा और ऐसा ही हुआ। मैं गली में चंद कदम ही चला था कि कांस्टेबल बासित अली मेरे करीब आ गया। मेरी तरह वो भी सादा लिबास में था। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, मलिक साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं ज़रा सिद्दीक को चेक करने आया था, मैंने जवाब दिया। मगर वो लोग तो कल शाम से इधर मिर्ज़ापुर गए हुए हैं। जी मलिक साहब, उसने अस्बात में गर्दन हिलाई। जीले की मौत की खबर जैसे ही यहाँ पहुंची, ये लोग रवाना हो गए थे। तुमने अब तक क्या रिसर्च की है? मैंने पूछा। जनाब, मुझे पता चला है कि जब जीला पिछली मर्तबा हवेली मुराद आया था तो उसका जीरा से अच्छा खासा झगड़ा हो गया था, बासित अली ने बताया, और जीरा ने जेले को काफी फेंटी शेंटी भी लगाई थी। ये जीरा कौन है? मैंने चौंके हुए लहजे में सवाल किया। इधर हवेली मुराद ही का बसनीक है जनाब, कांस्टेबल ने बताया। इसका नाम तो नजीर है, मगर पूरे गांव में वो जीरा के नाम से मशहूर है। टांगा चलाता है, लारी अड्डे से सवारियों को हवेली मुराद तक लेकर आता है। काफी उखड़ मिजाज और हद है। इसका सारा उखड़पन तो मैं नाक के रास्ते निकाल दूंगा, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। बताओ, जीरे से जेला का क्या झगड़ा हुआ था और किस बात पर हुआ था? ये मालूम नहीं हो सका मलिक साहब, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। मैंने कई लोगों से इस बारे में पूछा भी था, मगर किसी ने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। बाज लोगों का तो ये ख्याल है कि जीरे को फड्डा करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती, वो तो हवाओं से भी झगड़ा कर लेता है। इस जीरा बलेट से तो मुलाकात करना ही पड़ेगी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। फिर पूछा, ये कितना अरसा पहले का वाकया है जब जीरा और जेला में मारपीट हुई थी? लगभग 2 माह पहले जनाब, बासित अली ने जवाब दिया। हम चलते हुए बातें भी करते जा रहे थे कि मैंने सामने से 2 पुलिस एहलकारों को अपनी जानिब आते हुए देखा। वो सीधे हमारी तरफ ही आ रहे थे। पास आकर इन दोनों ने मुझे सल्यूट किया। फिर एक ने कहा, मलिक साहब, हमें इंचार्ज साहब ने भेजा है। क्यों, सब खैरियत तो है ना? मैंने सवालिया नज़र से बारी बारी इनकी तरफ देखा। जी खैरियत है, दूसरे ने जवाब दिया। हम आपके किसी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, आपको जो भी तफ्तीश करना है वो ज़रूर करें। इंचार्ज साहब ने हमें हुक्म दिया है कि आपके करीब रहें और किसी सिलसिले में आपको अगर हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हम आपका हुक्म बजा लाएं। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि इंचार्ज ने अपने 2 अहलकारों को मुझ पर निगाह रखने के लिए भेजा था। वो पूछगछ के लिए मुझे फ्री हैंड दे चुका था, लेकिन हवेली मुराद चूंकि उसके थाने की हुदूद में आता था, लिहाजा वो बाखबर रहना चाहता था कि किसी और इलाके का थानेदार इसके थाने की हुदूद में किस किस्म की तफ्तीश करता फिर रहा है। मुझे इंचार्ज का ये एकदम बिल्कुल बुरा नहीं लगा, ये उसका हक था और फर्ज तनासी का हिस्सा भी। ठीक है, तुम लोग हमारे साथ ही रहो, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। मुझे जब भी आप लोगों की मदद की ज़रूरत पेश आएगी मैं बता दूंगा।
वैसे मुझे अपना एक बंदा यहाँ मिल गया है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ किया और एक गहरी सांस ली, फिर बासित अली की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये बंदा मिर्ज़ापुर का रहने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी इससे मुलाकात हुई है। अब ये मेरे साथ ही वापस जाएगा। उन्होंने बारी बारी तनकीदी निगाहों से बासित अली की तरफ देखा, लेकिन कोई तबसरा नहीं किया। मैंने इनसे पूछा, काना जुम्मा किस तरफ रहता है? जुम्मा जंजनाल, उसने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो कमालुद्दीन लोहार का बेटा है जी, इसका घर उधर मस्जिद के साथ ही है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर पूछा, ये जुम्मा जंजनाल की क्या कहानी है? ये इसका तकिया कलाम है मलिक साहब, उसने बताया। वो अक्सर ये जुमला दोहराता रहता है। मैंने सुना है वो गुस्से का बहुत तेज है। बस जनाब, रगी लोगों में कुछ न कुछ मसला तो होता ही है ना, वो मायना खेज अंदाज में बोला। जुम्मा भी बस ऐसा ही है। रगी से उसकी मुराद थी काना, यानी ऐसा शख्स जिसके अंदर कोई ऐब मौजूद हो, जिसकी कोई रग टेढ़ी हो। और जीरा कोचवान के बारे में क्या कहते हो? मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए पूछा। वो भी इधर हवेली मुराद ही में रहता है, उसने बताया। मैंने सुना है कि जीरा का 2 माह पहले मकतूल जीला के साथ कोई फड्डा हो गया था, मैंने कहा। हो सकता है कि ऐसा कोई वाकया पेश आया हो, लेकिन हमें इसकी कोई खबर नहीं, वो साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बोला। हमारे पास जब तक किसी की शिकायत नहीं आती हम कोई कार्रवाई नहीं करते, और जब शिकायत आ जाती है तो? मैंने रुककर सवालिया नज़र से बारी बारी इन दोनों की तरफ देखा। तो जाहिर है जी, फिर तो एक्शन लेना ही पड़ता है, वो जल्दी से बोला। फरियादी की शिकायत दूर करना हमारा फर्ज बनता है। बस तो फिर तुम दोनों एक्शन के लिए तैयार हो जाओ, मैंने कहा। समझ लो कि मैं शिकायत कर रहा हूँ। इन दोनों ने उलझन ज़दा अंदाज में पहले एक दूसरे को देखा, फिर सवालिया नज़र से मुझे तकने लगे। एक ने पूछा, कैसी शिकायत मलिक साहब? घबराने की ज़रूरत नहीं, मैंने तसल्ली बख्श लहजे में कहा। शिकायत बहुत सादा सी है। मैं यहाँ जमील उर्फ जेला ऑफ मिर्ज़ापुर के कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में आया हूँ, और मुझे शक है कि इस मामले में जुम्मा या जीरा का कोई हाथ हो सकता है। ओह, उसने गहरी सांस खारिज की, फिर बोला, इस सिलसिले में हमारे लिए क्या हुक्म है? हमें जीरा और जुम्मा के साथ क्या करना है? इन दोनों के साथ जो भी करना है वो मैं खुद कर लूँगा, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तुम इन दोनों को पकड़कर थाने ले आओ, मैं तुम्हारे इंचार्ज साहब के पास जा रहा हूँ। जी ठीक है मलिक साहब, यह के बाद दीकरे उन्होंने अस्पात में गर्दन हिला दी। थाने की जानिब सफ़र के दौरान बासित अली ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, जीरा वाला मामला तो मैंने आपको बताया है, ये जुम्मा का क्या किस्सा है? बड़ा दिलचस्प और अहम किस्सा है, मैंने कहा। जुम्मा मकतूल की मंगेतर नबीला पर आशिक हो गया था, और इसने नबीला का रिश्ता भी भेजा था, लेकिन इधर से चिट्टा इनकार हो गया, जिस पर यह बहुत तिलमिलाया था। और मुझे पता चला है कि इसने कुछ उल्टी सीधी बातें भी की थीं, जिससे खतरनाक धमकी की झलक नजर आती थी। अभी तक मैं इस केस पर अपनी गिरफ्त मजबूत नहीं कर सका हूँ, लिहाजा छोटी से छोटी बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो गंभीर अंदाज में बोला। हम थोड़ी देर के बाद थाने पहुंच गए। मैंने थाना इंचार्ज को मुख्तसर अल्फाज में सूरत हाल से आगाह किया और फिर कहा, मैं जीरा और जुम्मा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसने गहरी नज़र से मुझे देखा और बोला, मलिक साहब, क्या इन बंदों से यहीं पर पूछगछ नहीं हो सकती? हो तो सकती है, लेकिन कत्ल की वारदात चूँकि मेरे थाने की हुदूद में हुई है, लिहाजा मैं इन मशकूक अफराद से तफ्तीश भी अपने थाने ही में करना चाहता हूँ। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, जैसी आपकी मर्ज़ी मलिक साहब, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप इन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। आप फिक्र न करें, आपके इलाके के बंदों के साथ मेरे थाने में किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी, मैंने इत्मीनान दिलाने वाले अंदाज में कहा। ये दोनों सही सलामत आपको वापस मिल जाएंगे। ओ ना जी, फिक्रों वाली कोई बात नहीं है, वो जल्दी से बोला। अगर इन दोनों का या इनमें से किसी एक का मकतूल वाले मामले से कोई कनेक्शन मिलता है तो आप इनकी हड्डियों का सुरमा भी बना सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हड्डियों तक जाने की नौबत नहीं आएगी, मैंने मायनाखेज अंदाज में कहा। गोश्त और पोस्त ही से काम चल जाएगा। वो पुरमाइनी अंदाज में सर हिलाकर रह गया। अगले रोज पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल जीला की मौत 19 मई को असर और मगरिब के दरमियान वाक़ हुई थी। मकतूल का सबब सर में लगने वाली वो कारी ज़र्ब थी, जिसने मकतूल की खोपड़ी का अक़वी हिस्सा बुरी तरह चटका दिया था। मकतूल के सर पर यह वार इसकी बेखबरी में किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट भी मुंसलिक थी, जिसके मुताबिक उसके मैदे से
किसी नशे आवर अद्विया के आसार मिले थे। या तो मकतूल किसी नशे का आदी था और या फिर खाने के साथ कोई नशा आवर नशा उसके मैदे तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गई थी। ये एक अहम इत्तला थी। मुश्ताक बाजवा के खेतों से मिलने वाला हथौड़ा भी मैंने तजिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया था। इसके टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक इस हथौड़े पर जमा हुआ खून और इस खून में चिपके हुए बाल मकतूल जिला ही के थे। लिहाजा इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती थी कि जमील उर्फ जेला को इसी हथौड़े की मदद से मौत के घाट उतारा गया था। आला कत्ल मेरे हाथ लग चुका था। अब कत्ल के मुहर्रिक तक पहुंचना बाकी था। इसके बाद कातिल की गर्दन मेरी गिरफ्त में होती। गुज़िश्ता रोज मैं हवेली मुराद से जीरा कोचवान और जुम्मा लोहार को अपने साथ ले आया था। हम शाम के वक्त थाने पहुंचे थे, लिहाजा मैं इन्हें हवलदार के सुपुर्द करके अपने क्वार्टर में चला गया था। ये दोनों ऐसे अफराद थे जिनसे पूछगछ काफी नतीजा खेज साबित हो सकती थी। मैंने जरूरी कार्रवाई के बाद जीरे की पोस्टमार्टम शुदा लाश रफीक के घर भिजवा दी और हवलदार को अपने पास बुला लिया। हाँ फरजंद अली। हवलदार मेरे पास आया तो मैंने पूछा, हवालातियों ने जबान खोली या कोई और फार्मूला आजमाना पड़ेगा? मालिक साहब, शराफत का जमाना कहाँ है? हवलदार ने जोश भरे लहजे में कहा, अगर आप थोड़ी सख्ती की इजाजत दें तो इनके बदन का एक एक झूठ बोलने पर मजबूर हो जाएगा। अभी तक आपके हुक्म पर मैंने बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है, इसीलिए वो कुछ कबूलने को तैयार ही नहीं है। अगर जरूरत महसूस हुई तो मैं तुम्हें फ्री हैंड दे दूंगा, मैंने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। फिलहाल तुम इन्हें मेरे पास ले आओ, मगर बारी बारी। जी मलिक साहब। उसने फरमाबरदारी से गर्दन हिलाई और पूछा, पहले किसको लाऊं जनाब? जमालदीन उर्फ जुम्मा को, मैंने कहा। ओके सर। ये कहते हुए फरजंद अली मेरे कमरे से निकल गया। 1 मिनट के बाद जमालदीन उर्फ जुम्मा मेरे सामने हाजिर था। इसकी उम्र 30 के करीब रही होगी। वो एक दुबला पतला और दराज कामा शख्स था। उसने चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी और एक आंख का चिराग भी गुल था। अकलौती आंख और चेहरे के तासुरात में मक्कारी और अय्यारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने मेरे पास आते ही फरियादी लहजे में कहा, थानेदार साहब, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आपके बंदे ने मुझे सारी रात जगाया है। आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारा यह है कि तुम जुम्मा जुम्मा जंजनाल हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हालांकि तुम्हारी अपनी जंज का दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आता। मैं तो चाहता हूँ जी कि मेरी भी शादी हो और मेरी भी जंज चढ़े, मगर कुछ होता ही नहीं। वो मिस्किन सी सूरत बनाते हुए बोला। ऊपर से ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझे और जीरे को क्यों पकड़ लाए हैं। तुम जीरा की नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र करो, मैंने सख्त लहजे में कहा। और तुम्हें मैं इसलिए पकड़ कर लाया हूँ कि तुम्हारी शादी करा सकूं, फिर लोग तुम्हारी जंज में शामिल हो सके। उसने उलझन और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात से मुझे देखा, मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, जुम्मा, तुम्हारी जंज चढ़ने में तो अभी थोड़ा वक्त बाकी है। इससे पहले तुम्हें एक बेगुनाह की लाश को कंधा देना होगा। आप जीले की बात कर रहे हैं? वो एक आंख से मुझे देखते हुए बोला। लेकिन इसके जनाजे से मेरा क्या ताल्लुक? वही ताल्लुक जो एक लोहार का हथौड़े से होता है, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा। वही ताल्लुक जो एक लोहार का हथौड़े से होता है, मैंने सरसराती हुई आवाज में कहा। या जो ताल्लुक एक आशिक नामुराद का अपने रकीब रूसिया से होता है। मैं कुछ समझा नहीं जनाब, वो फिक्रमंद लहजे में बोला। हवलदार का एक हाथ पड़ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा जुम्मा, मैंने तंजिया लहजे में कहा। फरजंद अली लोहार तो नहीं, मगर उसका हाथ हामन से भी ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं जनाब आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। वो कभी मुझे और कभी हवलदार की तरफ देखते हुए बोला। मैंने हवलदार से कहा कि वो जो भी अलमारी में से आला कत्ल निकाल कर लाए। फरजंद अली ने मेरे हुक्म की फौरन तामील कर दी। आला कत्ल मेरी मेज पर सज गया तो मैंने मज़कूरा हथौड़े की जानिब इशारा करते हुए जुम्मा से सवाल किया, इस हथौड़े को पहचानते हो? जी नहीं, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। झूठ तो नहीं बोल रहे? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। नहीं जी, उसने एक मरतबा फिर नफी में गर्दन झटकी। आप मुझसे कसम ले ले जनाब, मैं क्यों झूठ बोलूँगा? फिर वो मुझसे पूछने लगा, इस हथौड़े में क्या खास बात है? ये देखो, मैंने हथौड़े के आहिनी सर की जानिब उंगली से इशारा करते हुए कहा। ये खून और खून में चिपके हुए बाल जमील उर्फ जीला के हैं। इस हथौड़े की मदद से 2 दिन पहले जीला को कत्ल किया गया है। लेकिन वो बिखरी हुई आवाज में बोला, आप मुझे ये हथौड़ा क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए कि जिला की मौत में तुम्हारा हाथ है।
मैंने इस पर दबाव बढ़ाते हुए कहा, तुमने इस हथौड़े से इतवार की शाम जेला के सर में एक खौफनाक ज़र्ब लगाकर इसे मौत के घाट उतारा, फिर इस हथौड़े को मुश्ताक बाजवा के खेतों में फेंक कर हवेली मुराद चले गए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया थानेदार साहब, वो रुहासी आवाज में बोला। आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ओए, इल्जाम की? तुम? पीछे खड़े हवलदार ने उसकी गर्दन पर 72 रसीद करते हुए कहा। मलिक साहब के सवालात के सीधे सीधे जवाब दे, वरना वो हशर करूंगा कि आने वाली 7 नस्लें दोनों आंखों से महरूम पैदा होंगी। देख लें थानेदार साहब, आपका हवलदार कैसे मुझ पर जुल्म कर रहा है। वो फरियादी नजर से मुझे देखते हुए बोला, ये पूरी रात भी इसी किस्म की धमकियां देता रहा है। अभी मैंने तुम्हें सिर्फ धमकियां ही दी हैं, एक आंख वाले सूखे सड़े जिन। हवलदार ने कहरनाक नजर से उसे घूरा। अगर मैंने अपनी धमकियों पर अमल किया तो तुम्हारा हशर नशर हो जाएगा और फिर तुम किसी से ये कहने के काबिल नहीं रहोगे। मैंने जहरीले लहजे में कहा, मैं लोहार की औलाद हूँ, मेरा हाथ किसी हथौड़े से कम नहीं, एक हाथ भी पड़ गया तो होश ठिकाने आ जाएंगे। वो मतोहिश नजर से मुझे तकने लगा। ये बात आपको किसने बताई है? इसी शख्स ने, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, जिसने तुम्हें जीला का कत्ल करते देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? वो रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने जीला को कत्ल नहीं किया, किसी ने आपको मेरे खिलाफ वर्गलाया है। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। कसम खाने या आंसू बहाने से तुम्हारा कोई भला होने वाला नहीं, जुम्मा जंजनाल, मैंने कटीले लहजे में कहा। तुम कानून के शिकंजे में फंस चुके हो। आपको कोई गलतफहमी हो गई है जनाब, वो बेबसी से गर्दन झटकते हुए बोला। मेरा जिला की मौत से कोई लेना देना नहीं। क्या ये सच है कि तुम्हें सिद्दीका हलवाई की बेटी नबीला से इश्क हो गया था? मैंने इसकी वजाहत को नजरअंदाज करते हुए पूछा। जी ये सच है, वो थूक निकलते हुए बोला। नबीला मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुमने नबीला के लिए अपना रिश्ता भी भेजा था, मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा। लेकिन सिद्दीका हलवाई ने इस रिश्ते से चिट्टा इनकार कर दिया था। इसके बाद तुमने इसके खिलाफ उल्टी सीधी बकवास भी की थी और जिले को अपना दुश्मन समझने लगे थे, क्योंकि नबीला की शादी जिला से होने जा रही थी, इसलिए तुम्हें जिला से शदीद नफरत महसूस होने लगी थी। फिर, मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, फिर तुमने नफरत के इसी जज्बे से मगलूब होकर जिला को अपने रास्ते से हटा दिया, है ना? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो जिद होते हुए बोला। ये ठीक है कि मैं जिला को पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने इसकी जान नहीं ली। आपको मेरी बात का यकीन आए या ना आए, मगर सच यही है। इसके टूटे हुए लहजे से मुझे रास्तगोई का सुराग मिला। मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे वो इन लम्हात में गलत बयानी से काम न ले रहा हो। मैं चंद लम्हात तक टटोलती हुई नजर से उसे घूरता रहा और फिर कहा, जुम्मा, मैं तुमसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ। सच बोलकर तुम अपनी जान बचा सकते हो, और अगर गलत बयानी की तो सीधे जेल जाओगे, और मुमकिन है कि जिला के कत्ल के सिलसिले में तुम्हें फांसी भी हो जाए। थानेदार साहब, वो कदरी संभले हुए लहजे में बोला, मैंने अब तक आपसे एक भी झूठ नहीं बोला। आप जो भी सवाल करेंगे मैं उसका बिल्कुल सच्चा और खरा जवाब दूंगा। आप जो भी पूछे। क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा। 19 मई बरोज इतवार जेठ की 5 तारीख को असर और मगरिब के दौरान तुम कहाँ थे? मैं इधर हवेली मुराद ही में था जनाब। हवेली मुराद में किस जगह पर थे? मैंने पूछा। और इस वक्त क्या करते फिर रहे थे? मैं अपने दोस्तों के साथ था, उसने बताया, और हम लोग ताश खेल रहे थे। संग पत्ता मंग पत्ता, मैंने तंजिया लहजे में कहा। सूखा ही या कुछ लगाकर? नहीं जनाब, वो बड़ी शिद्दत से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। हम पैसों की नहीं, बस खाने पीने की शर्त लगाकर मंग पत्ता खेलते हैं। मंग पत्ता ताश का एक ऐसा गेम है जो शर्त लगाकर खेला जाता है। ये शर्त पैसों की भी हो सकती है और किसी दूसरी चीज की भी। मैंने जुम्मा से पूछा। इस रोज तुम लोगों ने खाने पीने की किस चीज की शर्त लगा रखी थी? हिंदवानों की, उसने जवाब दिया। मैंने 4 हिंदवाने तरबूज लिए और दरिया की तरफ चल पड़ा। हिंदवानों को हमने एक थैले में डालकर रावी में फेंक दिया ताकि अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। इस थैले को एक रस्सी की मदद से दरख्त के साथ बांध दिया था। फिर हम दरख्तों के नीचे बैठकर ताश खेलने लगे। जब चंद बाजियों के बाद ये फैसला हो गया कि आज के हिंदवानों के पैसे कौन देगा, तो फिर हम रावी में कूदकर किनारे किनारे नहाने लगे। शाम से थोड़ी देर पहले हमने दरिया से वो हिंदवाने निकाल कर खाए और फिर गांव की तरफ चले गए। जब हम अपने घरों को पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मगरिब की अजान का मतलब ये हुआ कि तुम लोग लगभग 7 बजे वापस आए थे। मैंने पूछा। 19 मई को शेखुपुरा और लायलपुर के आसमान पर गुरूब आफ्ताब का वक्त 6:57 था। गालिबन गुरूब आफ्ताब के 2-4 मिनट बाद ही मगरिब की अजान हुआ करती है।
जुम्मा ने जवाब दिया, जनाब मैं टाइम के बारे में कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है कि 7 ही बजे होंगे। और फिर तुम लोग कितने बजे हिंदुआनों के साथ दरिया की तरफ गए थे? कोई 3 साढ़े 3 बजे जनाब, उसने बताया। अगर वो लोग वाकई 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक हवेली मुराद में मौजूद थे तो फिर जुम्मा का जिला के कत्ल में कोई हाथ नहीं हो सकता था। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत पूछा, वकुआ के रोज तुम्हारे साथ और कौन कौन रावी पर नहाने, हिंदवाने खाने और मंग पत्ता खेलने गया था? हम 4 दोस्त थे जनाब, उसने बताया। एक मैं और बाकी 3 कादिर, नासिर और हफीज थे। क्या कादिर, नासिर और हफीज का ताल्लुक भी हवेली मुराद ही से है? उसने उस बात में गर्दन हिलाई। तुम ये नहीं समझना कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लूंगा, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। मैं अभी एक बंदे को हवेली मुराद रवाना कर रहा हूँ, वो वहां जाकर कादिर, नासिर और हफीज से मुलाकात करेगा। अगर इन तीनों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि तुम वकुआ के रोज से पहर 3:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इनके साथ थे और इस दौरान में तुम एक लम्हे के लिए भी इधर से उधर नहीं हुए, तो फिर मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगा और इसके बाद तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त होगी। आप ज़रूर अपने बंदे को हवेली मुराद भेजे जी, वो बड़े एतमाद से बोला। अल्लाह के हुक्म से आपका शक दूर हो जाएगा। मैंने जुम्मा को हवालात में भेजकर जीरे कोचवान को अपने पास बुला लिया। जुम्मा को मैंने खाली खुली धमकी नहीं दी थी, बल्कि इसी लम्हे मैंने खुसूसी हिदायत के साथ बासित अली को दोबारा हवेली मुराद रवाना कर दिया था ताकि वो जुम्मा की स्टोरी की तस्दीक या तरदीद कर सके। जीरा कोचवान गठे हुए बदन का मालिक था। इसकी उम्र 25 के करीब थी। इसकी रंगत गंदुमी थी और वो हाथ पाँव का खासा मजबूत दिखाई देता था। वो मेरे सामने गर्दन झुकाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, जीरा, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? आप जीले के कत्ल की तफ्तीश जो कर रहे हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा इस बंदे से क्या ताल्लुक वास्ता? बहुत गहरा ताल्लुक है और बहुत मजबूत वास्ता, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। 2 माह पहले का वाकया भूल गए हो क्या? कौन सा वाकया जी? वो सवालिया नजर से मुझे तकने लगा। जब तुम्हारा जीला से झगड़ा हो गया था, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुमने मार मार कर जीला के खन्ने खोल दिए थे और उसे खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी थी या नहीं? वो जनाब, वो नागवारी से बोला। इसने बात ही ऐसी कर दी थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका और मैंने उस पर हाथ उठा दिया था। उसने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया था? मैंने तेज लहजे में इस्तफसार किया। क्या जैला ने तुम्हें कोई माँ बहन की गाली दी थी? माँ बहन की गाली तो मैं शायद बर्दाश्त कर जाता, वो सुलगते हुए अंदाज में बोला, लेकिन मैं राणा जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता। कौन राणा जी? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। राणा इकबाल जनाब, उसने बताया। मैंने राणा जी का नमक खाया है और इनके मुझ पर बहुत सारे एहसान हैं। ये जो मैं घोड़ा तांगा चलाता हूँ ना, ये भी उन्होंने ही मुझे बना कर दिया है। वो मेरे अंदाता हैं थानेदार साहब। अच्छा जी, मैंने खुद कलामी के अंदाज में कहा। फिर पूछा कि जैला ने तुम्हें राणा जी की शान में ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी थी कि तुमने उसे रुई की तरह धुनक कर रख दिया? इसने राणा जी का मजाक उड़ाया था, जीरा ने कहा। वो कह रहा था कि ये नकली राणा है। 1-2 नस्ल पहले ये लोग कुम्हार हुआ करते थे, खोते चराते थे और मट्टी ढोते थे। फिर अचानक ये राणा बन गए। वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। जिला की ये बकवास सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। वो तो लोगों ने बीच बचाव करा दिया, वरना मैं इस कमीने की जान ले लेता। इसके अधूरे जुमले को मैंने मुकम्मल करते हुए कहा, है ना, तुम यही कहने वाले थे ना? ऐसा हो भी सकता था थानेदार साहब, वो जोश में बोल गया। इस मौके पर लोगों ने बीच बचाव करा दिया और ऐसा नहीं हो सका, मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। लेकिन तुम मुसलसल इस ताक में रहे कि जिला को ठिकाने लगा सको और फिर 19 मई को तुम्हें ऐसा मौका मिल गया और तुमने हथौड़े का मोहलिक वार करके इसे मौत के घाट उतार दिया। ये गलत है जी, वो जल्दी से नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने जिले को कत्ल नहीं किया, मैं तो इस तरफ आया भी नहीं और 19 मई को तो मैं घर में भी नहीं था। घर में नहीं थे? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फिर कहाँ थे तुम? मैं लाहौर गया हुआ था अपनी खाला से मिलने, उसने बताया। तुम्हारी खाला लाहौर के किस इलाके में रहती है? मैंने पूछा। बागबानपुरा में, उसने जवाब दिया। तुम्हारी खाला का नाम क्या है और उसके घर का पता क्या है? खाला गफूरा, उसने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। फिर गफूरा का एड्रेस मुझे नोट करवा दिया। तुम गफूरा से मिलने कब लाहौर गए थे? मैंने पूछा। और तुम्हारी वापसी कब हुई थी?
मैं इतवार 19 मई की सुबह लाहौर के लिए रवाना हुआ था और दोपहर का खाना मैंने गफूरा खाला के साथ उसके घर में खाया था, उसने बताया। फिर अगले दिन यानी सोमवार की सुबह मैं वापस आया था। जीरा के बयान के मुताबिक वो वक़्वा के वक्त अपनी खाला गफूरा के पास लाहौर में था। अगर इसके बयान में कोई हेर फेर नहीं था तो फिर वो जीला के कत्ल में मुलविस नहीं हो सकता था, क्योंकि मिर्ज़ापुर के खेत बागबानपुरा लाहौर से काफ़ी मीलों की दूरी पर थे और जीरा के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो बैक वक्त इन दो मकामात पर पाया जाए। क्या गफूरा खाला तुम्हारे इस बयान की तस्दीक करेगी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। क्यों नहीं जनाब, वो बड़े एतमाद से बोला। गफूरा ज़रूर मेरी बात की तस्दीक करेगी, वो मेरी खाला है जी। ठीक है, मैं किसी एहलकार को लाहौर भेजकर खाला गफूरा से तुम्हारे बयान की तस्दीक करवा देता हूँ, मैंने कहा। जब तक तुम सरकारी मेहमान की हैसियत से इधर हवालात ही में रहोगे। जैसे आपकी मर्जी जनाब, वो मिस्किन सी सूरत बनाकर बोला। मैं तो आजिज और बेचारा सा बंदा हूँ। तुम जितने आजिज और लाचार हो ना, अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने तंज में बुझे हुए अल्फाज में कहा। तुम्हारे जैसे अक्सर जीला बलेट से मेरा वास्ता पड़ता रहता है। वो कुछ नहीं बोला और मैंने इसे हवालात में भिजवा दिया। जिस ज़माने का ये वाक़या है, इस वक्त फिंगरप्रिंट्स उठाने का रिवाज आम नहीं हुआ था और अगर कोई मुस्तैद तफ्तीशी अफसर ऐसी जुर्रत रिंदाना कर भी गुजरता था तो अदालत ने इसकी कोशिश को खातिर खा अहमियत देना नहीं होती थी। किसी भी मुलजिम को मुजरिम साबित करने के लिए बड़े ठोस सबूत अदालत में पेश करने पड़ते थे। आजकल की तरह हमारे ज़माने में आसानियां मैसर नहीं थीं। अगर इस वक्त फिंगरप्रिंट्स का रिवाज आम होता और अदालत भी इनकी अहमियत को कद्र की निगाह से देखती तो मैं इस आला कत्ल के 24 दस्ते पर से उंगलियों के निशानात को उठाकर जीरा ब्लेड और जम्मा जंजनाल की फिंगरप्रिंट से मैच करके फौरन इस बात का अंदाज़ा लगा सकता था कि इन दोनों का जीरा के कत्ल से कोई ताल्लुक है या नहीं। वो यही अमल दीगर मशकूक अफराद के साथ भी मैं दोहरा सकता था। मैंने जीले की लाश उसके बुरसा के हवाले कर दी थी और मुझे पता चला था कि इसकी तदफीन असर और मगरिब के बीच में कर दी जाएगी। मुझे जीला की अलमनाक मौत का बहुत दुख हुआ था और मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं जल्द से जल्द इसके कातिल तक पहुंचकर इसे इबरतनाक सज़ा दिलवाऊं। दोपहर के बाद एक अधेड़ शख्स मुझसे मिलने थाने आया। मैंने इसे कमरे में बुला लिया। रस्मी अलग सलग के बाद जब उसने अपना तारुफ कराया तो मैं चौंक उठा। मलिक साहब, मेरा नाम राना इकबाल है। जीरा बलेट ने मुझे बताया था कि वो राना इकबाल का नमकख्वार और एहसानमंद है। मैंने फौरन अंदाज़ा कायम कर लिया कि वो अपने चमचे के पीछे आया था। इसके चेहरे पर रौनक थी। राना साहब, आप हवेली मुराद से तशरीफ़ लाए हैं ना? मैंने कहा। आपको अपने बंदे की बहुत फिक्र होगी। अपने जानिसारों की फिक्र तो करना ही पड़ती है ना मलिक साहब, वो सीना चौड़ा करते हुए बोला। मुझे पता चला है कि आपने जीरे को जेला के कत्ल के इल्ज़ाम में तफ्तीश के लिए यहाँ बंद कर रखा है। आपको बिल्कुल ठीक पता चला है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तफ्तीश जारी है। जीरा ने आपको यह नहीं बताया कि वक़्वा के रोज़ वो ना तो हवेली मुराद में था और ना ही मिर्ज़ापुर में? वो मुझे देख कर समझाने की कोशिश करते हुए बोला। जी राना साहब, इसने मुझे बताया है। मैंने अस्बात में गर्दन हिलाई। वो अपनी खाला गफूरा से मिलने लाहौर गया था। फिर भी आपने उसे थाने में बंद कर रखा है, वो शिकायती लहजे में बोला। एक बंदा जाए वक़्वा से दर्जनों मील दूर था, फिर वो इस मामले में कैसे मुलविस हो सकता है? अगर 19 मई की शाम जीरा वाकई बागवानपुरा में अपनी खाला गफूरा के पास था तो फिर यकीनन उसका जीला की मौत से कोई ताल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। लेकिन ये जीरा का और आपका बयान है, अभी इस बयान की तस्दीक नहीं हो सकी और जब तक तस्दीक नहीं हो जाती जीरे को शक से पाक और इस केस से बरी ज़ुम्मन नहीं समझा जा सकता। आप किस किस्म की तस्दीक करना चाहते हैं? वो सपाट आवाज़ में बोला। मैंने अपने एक बंदे को मासी गफूरा की तरफ रवाना किया है, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। वो जैसे ही वापस आएगा जीरा के बयान की तस्दीक या तरदीद हो जाएगी और इसके बाद ही मैं जीरा के बारे में कोई फैसला कर सकूंगा। मैं जानता हूँ आपने जीरा को एक मामूली से वाक़ये की वजह से उठा लिया है, वो जज्बात से आधी लहजे में बोला। कुछ अर्सा पहले जीरा का जिला से झगड़ा हो गया था और आपको शक है कि जीरा ने इसी बिना पर जिले को ठिकाने लगा दिया है ना? ये बात तो आपकी दुरुस्त है राना साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि कानून की नज़र में मामूली से मामूली बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
आप परेशान ना हो। अगर जीरा बेकसूर साबित हुआ तो मैं उसे छोड़ दूंगा। अच्छा होता आप जीरा को अभी मेरे साथ जाने देते, वो अजीब से लहजे में बोला। मैं इसकी जमानत करवाने के लिए तैयार हूँ। इतना तेज न भागे राणा साहब, मैंने इसी के अंदाज में जवाब दिया। अभी जमानत का वक्त नहीं आया। अगर मैंने आपके बंदे के खिलाफ पर्चा काट दिया तो फिर आप अदालत में जाकर इसकी जमानत कराने की कोशिश कीजिएगा। वो चंद लम्हात तक खशमगी नजर से मुझे घूरता रहा, फिर एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, ये आप ठीक नहीं कर रहे मलिक साहब। आपने मेरा मान भी नहीं रखा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए मैं क्या ठीक कर रहा हूँ और क्या गलत, मैंने बाशिकाफ अल्फाज में कहा। और जहाँ तक आपके मान और एहतराम का ताल्लुक है तो मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि मैंने आपको बहुत इज्जत दी है। जब उसने देखा कि मेरे सामने उसकी दाल नहीं गल सकती तो वो खफगी भरे अंदाज में मुझे खुदाफिज कहकर थाने से रवाना हो गया। शाम से पहले ये साबित हो गया कि जीला को पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये से ना तो जुम्मा का ताल्लुक है और ना ही जीरा का, क्योंकि हवेली मुराद से जुम्मा के बयान की और लाहौर से जीरा के बयान की तस्दीक हो गई थी। जब ये दोनों अफराद जाए वारदात से काफ़ी दूर थे तो फिर इन्हें मज़ीद रगड़ना मुनासिब नहीं था। लिहाजा मैंने इस हिदायत के साथ इन्हें जाने की इजाज़त दे दी कि वो मुझे इत्तला दिए बगैर अपना इलाका छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अगली सुबह मैंने मकतूल के बाप रफ़ीक को थाने बुलाया। इसका बड़ा भाई सिद्दीक इस वक्त भी सिद्दीका के साथ ही चला आया था। मैंने दोनों को अपने सामने बिठा लिया, फिर रफ़ीक से पूछा। इसने दुख भरे लहजे में जवाब दिया, फिर सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जीला के कातिल का कुछ पता चला जी? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन बहुत जल्द कातिल मेरी गिरफ्त में होगा, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैंने इसी सिलसिले में तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं क्या कर सकता हूँ जनाब? वो बेबसी से बोला। तुम बहुत कुछ कर सकते हो रफ़ीक, मैंने इसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा। तफ्तीश को कुछ नए रुख मिले हैं, मैं इसी सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। जी ज़रूर, मैं हाजिर हूँ, वो कमज़ोर से आवाज़ में बोला। थानेदार साहब, मुझे पता चला है कि आपने हवेली मुराद से काना जुम्मा और जीरा कोचवान को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। सिद्दीका हलवाई ने मुतदिल लहजे में मुझसे इस्तफसार किया। उन्होंने कुछ उगला कि नहीं? उन्होंने कुछ निगला ही नहीं था तो उगलना कहाँ से था, मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा। बहरहाल मैंने इन दोनों से कड़ी तफ्तीश की है और इन दोनों को इस सिलसिले में बेकसूर पाया है। वक़ुआ के रोज़ वो दोनों मिर्ज़ापुर से बहुत दूर थे। काना जुम्मा अपने दोस्तों कादिर, नासिर और हफीज़ के साथ दोपहर 3:30 बजे से शाम 7 बजे तक रावी में नहाता रहा था, हिंदवाने खाता रहा था और ताश खेलता रहा था, जबकि जीरा कोचवान इस दिन अपनी खाला गफूरा से मिलने लाहौर के एक महल्ले बागबानपुरा गया हुआ था। इन दोनों का जीरा के कत्ल से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, इसलिए मैंने इन्हें जाने की इजाज़त दे दी। लम्हाती तवक्कुफ के बाद मैंने गहरी सांस ली, फिर सिद्दीका की आंखों में देखते हुए कहा, कल राना इकबाल भी मेरे पास आया था। सिद्दीका हलवाई के चेहरे पर नागवारी के तासुरात नमूदार हुए। उसने तेज लहजे में पूछा, वो यहाँ क्या लेने आया था? अपने नमकख्वार जीरा कोचवान को लेने, मैंने इसे बताया, लेकिन मैंने इसे सूखा ही टरखा दिया। अच्छा किया आपने, वो इत्मीनान की सांस खारिज करते हुए बोला। मुझे ये बंदा जहर लगता है। मुझे यूँ महसूस हुआ कि सिद्दीका हलवाई अपने दिल में राना इकबाल के लिए गम और गुस्से के जज्बात रखता था। मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, तुम्हें राना इकबाल क्यों जहर लगता है? वो कमज़ात और कमीना है, वो नफरत भरे लहजे में बोला। मैंने सुना है कि वो असली राना यानी राजपूत से भी नहीं है, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में सिद्दीका हलवाई से पूछा। उसने अपनी ज़ात बदल रखी है जनाब, 3-4 नस्लें पहले ये लोग कुम्हार होते थे, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। इस वक्त ये कहीं और रहते थे, फिर इनके पास कहीं से पैसा आ गया,